तो भाई जो चैप्टर पर स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है अपने पास में चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लेंथी चैप्टर है, पहली चीज। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और तीसरी सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है वो ये चैप्टर है। ये चैप्टर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर साइड पे रेफर आप ले जाओगे। हाँ, तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और न्यूमेरिकल्स का जो लेवल है आरबीएससी में होता है इस लेवल का कि तुम में से कोई भी कर सकता है उसको। सीबीएसई में लेवल फॉलो होता है अल्टरनेट ईयर्स में। कैसे कि एक ईयर में तो दे देगा क्या आसान से न्यूमेरिकल, दूसरे ईयर में जो न्यूमेरिकल देगा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देगा। ठीक है, अब पिछले साल मतलब इस साल टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, तो इस बार इसमें से या तो आएगी थ्योरी या फिर इसमें से आएगा आसान से न्यूमेरिकल। और अपने भी आरबीएससी में भी टेढ़ा न्यूमेरिकल आया था इस साल। टेढ़ा का मतलब आया नोट्स में से था, बस थोड़ा जो लेवल होता है ना कि आज में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। कैलकुलेशन ज्यादा का मतलब है 11th क्लास में चैप्टर अपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, उसके अंदर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था। बस वो न्यूमेरिकल दे दिया था, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री हो तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा वो आएगा तुम्हारे नोट्स में से, न्यूमेरिकल वैल्यू तक नोट्स में से आएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो भाई चैप्टर है अपना सॉल्यूशंस। सबसे पहले अगर अपन बात करें सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो उससे पहले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस एक हेटेरोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब ये हो गया तुमने दो चीजें मिला दी, अब वो चीजें जो है हर जगह पर बराबर सेम मात्रा में पाई जाएंगी। तुमने नमक और पानी को मिला दिया, अब तुम सरफेस से पानी को पियोगे, कॉफी में सॉल्ट पियोगे, और अगर वाटर पियोगे। तो भाई होमोजीनियस का मतलब हो गया कि जब दो चीजें बराबर मात्रा में अपने आप घुल जाती हैं, जैसे कि नमक और पानी। अच्छा एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस है तुम्हारी तरफ से। हेटेरो कैसे, हेटेरो अगर अपन बोले हेटेरो तो इसका मतलब ये है इस रूम में एक कोने में हीलियम गैस रिलीज कर दूं, दूसरे कोने में हाइड्रोजन गैस, तो वो दोनों अपना कोना पकड़ के रहेंगी, अपने आप मिल जाएंगी। और थोड़ी देर बाद में उस कोने में जाऊं तब भी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, तो इसका मतलब एयर क्या हो गया अपना एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट अपने होंगे। एक को कहते हैं क्या सॉल्वेंट, एक को क्या कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर डिसॉल्व हो रही है कोई चीज, ठीक है। सॉल्यूट वो है जो डिसॉल्व हो रहा है। अब कई बच्चे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन को ऐसा समझ लेते हैं कि जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसका कम है वो सॉल्यूट है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर तुम्हें कम और ज्यादा के बेसिस पे ही डेफिनेशन देनी है तो तुम कहो जिसके मोल्स ज्यादा है वो तो क्या है सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम है वो क्या है सॉल्यूट। पर कभी भी ये डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट को तुम किसी भी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर एनसीईआरटी हो या कोई भी बाहर तुम कोई किताब सॉल्व करो उसमें सॉल्वेंट को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूट को हमेशा कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करना है। अब मान लो क्वेश्चन है कि फलाना ग्राम सॉल्वेंट है जो है बी, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्वेंट है बी और फलाना ग्राम सॉल्यूट है ए, तब तुम क्या करोगे? नहीं, तब तुम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ए क्या है? एक सॉल्यूट है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में उसने कहा है ना कि ए सॉल्यूट है तब तुम उसे ए से ही रिप्रेजेंट करो। पर मान लो वो कहता है कि बेंजीन है 10 ग्राम, 90 ग्राम है पानी, यहां बेंजीन पानी में डिसॉल्व हो रहा है, तो अब तुम या तो बार बार लिखो बेंजीन इज सॉल्यूट, बेंजीन इज सॉल्यूट, या फिर तुम एक लाइन में ऊपर लिख दो इफ वी डिनोट बेंजीन एज अ सॉल्यूट बाय बी और वाटर एज अ सॉल्वेंट बाय ए। अब ये बेंजीन और इसका लफड़ा छोड़ दो, ए और बी को चलने दो। क्यों? इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला पढ़ोगे ना वो ए और बी के टर्म्स में ही तुम लोग बात करोगे। जब अपन कहेंगे कि WB का तुम समझ जाओगे कि भाई मैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं,
WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वो तुम सवाल में से ढूंढ लो सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, वो तुम्हारी हेडिंग है, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। पहली चीज एग्जांपल, जैसे मैंने बोला सॉल्ट प्लस वाटर, क्या सॉइल या सैंड प्लस वाटर सॉल्यूशन हो सकता है? हो सकता है क्या सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन की डेफिनेशन में मैंने शब्द यूज किया होमोजेनियस, नहीं होगा बात में। तो इस चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जब तुम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में जाओगे तो वो तुमसे ऐसे ही ऊटपटांग सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन करेगा। वहां मान लेंगे कि हाँ भाई सॉल्यूशन है, पर फिर बोल देंगे हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिन पर हम लोग बात करें, वैसे तो फालतू चीजें हैं, पर फालतू चीजें भी कभी कभी काम आ जाती हैं, एक नंबर के क्वेश्चन भी बड़े आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब हमें पता है कि भाई जो एक जैसी प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं उन्हें एक तरफ रख दो, जो अलग करते हैं उन्हें आप दूसरी तरफ रख दो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन बदल जाता है। जैसे इस क्लास में अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं कि जितने भी लड़के हैं वो एक तरफ और जितनी भी लड़कियां हैं वो एक तरफ, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि जेंडर के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर मैं कहूं कि हाँ भाई पढ़ने वाले एक तरफ और नहीं पढ़ने वाले दूसरी तरफ, तो हो सकता है तुम सब एक तरफ ही चले जाओ, है ना। या फिर मैं हाइट वाइज कर दूं कि भाई 5 से ऊपर जो है वो एक तरफ, जो नीचे है वो दूसरी तरफ, तो ऐसे क्लासिफिकेशन तुम्हारा बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, या इसको कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नोट्स तुम्हारी कोचिंग की ऐप में या व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको मिल जाएंगे, उसी नोट्स में डीपीपी भी तुम्हें मिल जाएगी, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, या उसको अलग से भी अपन डाल देंगे, तो वहां से तुम लोग सॉल्व कर लो। अब तुम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट निकाल लो, कहीं से फोटोकॉपी निकलवा सकते हो, जैसा तुम चाहो वैसे तुम कर सकते हो, अपने आप हाथ से लिखना चाहो तो हाथ से, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट से बना है इसकी बात करते हैं। इसके बेसिस पर सबसे पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। बाय का मतलब क्या होता है, टू का मतलब है एक सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट। ध्यान रखना सॉल्वेंट एक ही होगा चाहे तुम कोई सा भी सॉल्यूशन पढ़ रहे हो। तो जैसे कि मैंने लिया शुगर प्लस वाटर, वैसे हम नॉर्मली पानी पीते हैं, पर तुम में से किसी को डायबिटीज नहीं है तो चीनी डाल के पी सकते हो, तो उस केस में वो बन गया बाइनरी सॉल्यूशन। अब गरारे करने, कोरोना चल रहा है ना, गरारे कैसे करते हो, बिना नमक के करते हो कि नमक के पानी के साथ? नमक के पानी के साथ करते हो ना, तो बस वो भी कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी। अब जब तुम मम्मी को बोलो कि मम्मी पानी गर्म कर दो नमक डाल के, तो ऐसा बोलना मम्मी सॉल्ट का बाइनरी एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर दो, फिर 2 इस गाल पे और 2 इस गाल पे खा के बैलेंस कर देना। टर्नरी कब बोलोगे, जब कंपोनेंट हो 3, जैसा मैंने बताया सॉल्वेंट तो हमेशा एक, सॉल्यूट कितने 2। मान लो तुम लोग बाहर गए, जैसे कि हमारा एक फेवरेट स्टूडेंट है ना, नाम पे लूंगा नहीं, सब लोग जानते हैं, वैसे शायद ऑनलाइन कोचिंग ऐप वाले भी जानते हो कौन है, गौरव। हाँ, तो बाहर गया गौरव, चाट पकौड़ी बहुत सारी खाई। अब भैया वो हाथ में ग्लव्स पहन के खिला रहा था, ये बोला भैया मजा नहीं आ रहा, ग्लव्स उतार के और अपने हाथ से खिला दो। अब भैया उन्होंने ऐसे करके हाथ से खिला दिया, बढ़िया इसको खिला दी। गौरव घबराता है और इसको रात को पेट में गुड़गुड़ फील होती है, इसको बोलता है लगता है मोशन ही लूज है, समझ लो। तो फिर ये क्या करता है, ये बोलता है कि यार मैं हूँ कंजूस आदमी और मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा नहीं, पर मैंने अपना एक डॉक्टर पाल रखा है गूगल नाम का, तो गूगल पे सर्च करेगा लूज मोशन में क्या किया जाए, गूगल कहेगा बार बार वॉशरूम का इस्तेमाल करो है ना। पर कहीं इसको मिल गया कि WHO ORS पियो। अब WHO ORS क्या नाम तो सुनने में ऐसा लगता है बहुत भयंकर दवाई है, और मतलब कि कई देशों ने मिलकर के कई सालों की रिसर्च के बाद बनाई होगी, जबकि है क्या, नमक और चीनी, बस ये 2 चीजें, थोड़ा बहुत ग्लूकोन डी वगैरह डाल देते हैं, बाकी नमक और चीनी को पानी में मिला करके पी लो, वही WHO ORS है। लूज मोशन में शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, बस उसे हमें पूरा करना होता है, ठीक अपने आप हो जाता है। तो शुगर, सॉल्ट, वाटर या ORS, एग्जांपल किसका हो गया अपना, टर्नरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनरी जिसमें कंपोनेंट 4 सॉल्वेंट तो मैंने बता दिया है, बाकी सॉल्वेंट ले लो 3।
अब जैसे कि क्या है, गर्मियां चल रही हैं, हमारे फेवरेट स्टूडेंट को लगी प्यास, नो बकवास, तो ये पानी से प्यास बुझने वाली नहीं है इसकी। ये क्या करता है, बाहर जाता है, बाहर से नींबू खरीद के लाता है आधा किलो, और घर पे बैठ के नींबू को नंगा करता है, मतलब छीलता है, और फिर उसका रस निकालता है। तो इसने क्या लिया, लेमन जूस, साथ में शुगर, चीनी भी, क्योंकि डायबिटीज का मरीज नहीं है, तो फिर 3 चम्मच चीनी 1 गिलास में से चाहिए, और नमक को भी सेंधा नमक, ठीक है। और ये चीज इसके लिए मायने नहीं रखती, पर फिर भी ये इसका इस्तेमाल कर लेता है। तो वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस, अगर सॉल्ट को मैं सेंधा नमक बोलूं तो भी बात एक ही है। तो यहाँ पर लेमनेड, जिसको हम लोग लेमनेड से पता नहीं समझे या नहीं समझे, शिकंजी, ठीक है। तो शिकंजी जो है वो तुम्हारा क्वार्टरनरी का। अब कुछ लोग जो है इसके अंदर पुदीने का रस भी डाल देते हैं, है ना, तो अब तुम वो ऐसे नंबर बढ़ाते जाओगे, तुम बोलोगे अब क्वार्टरनरी नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि आखिर आपने सॉल्वेंट का यूज में लिया है। सॉल्वेंट जो सबसे कॉमन है वो क्या है, कॉमन सॉल्वेंट या यूनिवर्सल, वाटर, जो राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में कॉमन नहीं है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी है। किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पता चल रहा कि भाई सॉल्वेंट क्या है, मतलब उसमें कुछ क्लियर नहीं लिखा कि सॉल्वेंट क्या है, तो तुम उस सॉल्वेंट को क्या मान लोगे, या वो बोले कि भाई 10 ग्राम वाटर 90 ग्राम सॉल्ट, अब तुम कंफ्यूज हो जाओ कि यार 10 ग्राम तो पानी रह गया और 90 ग्राम सॉल्ट बन गया, तो कहीं सॉल्ट या सॉल्वेंट तो नहीं है। नहीं, यूनिवर्सल का मतलब ही क्या है, अराउंड, पूरे हर टाइम, हर समय आपका वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट ही रहेगा। तो उसके बेसिस पे 2 हो जाते हैं एक्वस, और एक हो जाता है अपने पास में नॉन एक्वस। एक्वस सीधी सी बात है, जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो। नॉन एक्वस जब सॉल्वेंट पानी नहीं होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर तुम्हारा सॉल्यूट बहुत कम है तो आप उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे तुम्हें से कई बच्चे रात को नींद नहीं आती होगी तो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर तैयार करते होंगे, है ना, जिसको अलग अलग नामों से जानते हो। अब कई लोगों की कैपेसिटी कंसंट्रेटेड पीने की है, तो कईयों की डाइल्यूट, शायद तुम लोग समझ गए होंगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है ना। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट का मतलब जब अमाउंट कम हो। अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि इतना अमाउंट होगा तो डाइल्यूट बोलेंगे या क्या, ठीक है। जब इफेक्ट बहुत कम हो, इफेक्ट समझ रहे हो ना, पी करके पापा को भी पापा कह रहे हो, पी करके पापा को और भाई कैसा है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो इसका मतलब तुम कंसंट्रेटेड के अमाउंट में आ चुके हो। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये एक चीज तुम्हारे लिए नहीं हो सकती है, और हो सकता है कि ये तुम्हारे 12th क्लास में काम ना आए, पर ये कॉम्पिटिशन में काम आती है। 11th क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम की लास्ट हेडिंग आती है, जिसमें अगर कोई चीज घुल रही है, सॉल्युबल हो रही है, सॉल्यूशन बना रही है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी है, ए ऑब्वियसली सॉल्वेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, बी जो है वो सॉल्यूट है पर वो भी सॉलिड स्टेट में है। अब 2 सॉलिड्स घुल सकते हैं क्या, नहीं। पर मैंने यहाँ एक्वस पानी लिया और पानी में घुलने के बाद ये बन गया ए एक्वस, ये बन गया बी एक्वस, मतलब ये पानी में घुल गया। तो अगर मैं यहां पर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता तो वैसे वो आता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये वाला ए रिएक्टेंट वाला इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। पर जब मैं कहता हूं कि मैं यहां सिर्फ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो सॉल्युबल मैं एक्वस वाले को समझूंगा कि सॉलिड वाले को, एक्वस वाले को। सॉलिड का मतलब ये ना कि घुलाई नहीं है, तो फिर मैं के में से ये सॉलिड जितनी भी चीजें होंगी ना सबको हटा दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए घुली नहीं है। तो सबको हटाने के बाद में जो बचता है के, उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे KSP से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तुमने नीचे से a मल्टीप्लाई बाय b हटा दिया तो बचा क्या, a इंटू b, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर 3 टाइप के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी 2 डेफिनेशन है। एक तो अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो a इंटू बी के बराबर आ जाए, या फिर इसको देसी भाषा में हम लोग कहें तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। जैसे तुमने देखा होगा कि
एक गिलास पानी लिया, 1 चम्मच उसमें चीनी डिसॉल्व की घुल जाएगा, दूसरी डिसॉल्व की वो भी घुल जाएगी, हो सकता है तीसरी भी घुल जाए, पर डेफिनेटली चौथी चम्मच चीनी होगी वो इसमें नहीं मिलेगी। मतलब तुम 3 चम्मच चीनी जो मैक्सिमम लिमिट थी वहां तक पहुंच चुके हो, तो भाई अब इस सॉल्यूशन को तुम क्या कह दोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। दूसरा है अनसैचुरेटेड या जिसको हाइपोसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम सेटअप कैसे हो रहा था? तुम डिसॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां रुक जाए वहां इक्विलिब्रियम आ गया, पर इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी और डिसॉल्व करना बाकी है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, वो बन जाता है अनसैचुरेटेड या फिर हाइपोसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें Ks भी बड़ा है, इक्विलिब्रियम अभी पहुंचना बाकी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें छोटी पड़ जाती है। तीसरा अपने पास में है सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस कंडीशन की बात करो कि मैक्सिमम जो है तुम्हारी लिमिट पहुंच गई, पर तुमने और चीनी डाल दी, अब क्या होगा? क्या चीनी डिसॉल्व नहीं होगी पानी में? अगर इसको इक्विलिब्रियम के टर्म्स में मैं जवाब दूं तो होगी, पर जितनी चीनी पानी में डिसॉल्व होगी उतनी पानी से फिर से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब दो अपोजिट प्रोसेस बराबर रेट से चलते हैं, तो एक प्रोसेस तो है डिसोल्यूशन, दूसरा इसका उल्टा है। अगर डिसोल्यूशन का मतलब सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना है, तो इसका उल्टा जो है वो है प्रेसिपिटेशन, लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्ट होना। तो जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगी तब तो मैं कह दूंगा कि साहब इक्विलिब्रियम आ गया है। पर अगर मैंने और ज्यादा उसके अंदर क्या सॉल्यूट डालने की कोशिश की तो अब प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा। इस कंडीशन में अपन सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे? सुपर सैचुरेटेड या फिर हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग एक और देना चाहें तो वो इस बेसिस पे हो सकता है कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, अगर मान लो सॉल्वेंट है तुम्हारा गैस तो तुम इसे कहोगे गैसियस सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट तुम्हारा हुआ सॉलिड तो इसे कहोगे सॉलिड सॉल्यूशन, और अगर क्या हुआ लिक्विड तो आप इसे कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसे कंडीशन बहुत सारी है, जैसे कि सर ये तो हमने माना सॉल्यूट आपका कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। अब सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट एक बार गैस हो सकती है, एक बार लिक्विड हो सकती है, एक बार क्या हो सकती है। तो इसके एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो तुम्हें तुम्हारे नोट्स में मिल जाएंगे, पर ये किसी काम का नहीं है इस आपका जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, जो चीज काम की है वो 11th क्लास में ही आना शुरू हो जाती है। 11th क्लास में अपने पास में जो फर्स्ट चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट, या जिसको वैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, वहां आ जाती है वो है मोल। तो हम लोग एक्चुअल चैप्टर की स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो करेंगे किससे? मोल कॉन्सेप्ट से। कॉपीज वगैरह तो सबके पास होनी चाहिए, क्वेश्चन वगैरह दूंगा उनको तुमको करना ही है। तो साहब मोल, कोई बताएगा कि मोल क्या होता है? बताओ, तुम में से किसी को भी पता हो मोल? 3 क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना। तो ये फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन तो ये कि आसमान में कितने तारे हुए, दूसरा क्वेश्चन ये कि मेरे सर पे बाल कितने हुए, तीसरा क्वेश्चन ये कि अगर मेरे हाथ में ये कार्बन लकड़ी का क्यों नहीं, अगर ये डस्टर है तो इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं। इन तीनों में से किस क्वेश्चन का जवाब एग्जैक्टली एक्यूरेटली दिया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू बताई जा सकती है। कार्बन के कितने एटम्स हैं, क्योंकि तारे तो आज तक किसी ने गिने भी नहीं होंगे। तुम में से कोई इतना फालतू भी नहीं रहा होगा ना, कभी किसी के मन में विचार आया हो कि आज गिन लूं, है ना, पूरी रात वो मुझे छोड़ गई, नींद नहीं आने वाली, तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। और बाल गिनने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि आज गिनना शुरू करोगे, बोलोगे हफ्ते भर में मैं बाल गिन लेता हूँ, 10 नए बाल तो आएंगे ही ना। अब वो नए बाल कौन से हैं ये थोड़ी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोल्स, अगर तुम्हें किसी भी सब्सटेंस के अंदर मेटल का अमाउंट पता करना है कि आखिर कितना मेटल भरा हुआ है, तो तुम्हें वो वैल्यू बताएगा उसके मोल्स।
मोल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के निकाले जा सकते हैं बाय फॉर्मूला, जो क्या है, गिवन मास, बिल्कुल गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब भैया ये दोनों चीजें तुम लोग समझते हो क्या चीजें हैं दोनों, क्या होती हैं, ये क्वेश्चन में कैसे पता लगती हैं? ठीक है, समझो तो समझा देता हूं और फिर मैं ट्रिक भी बता दूंगा। पहले ट्रिक बता देता हूं। क्वेश्चन में जो भी ग्राम में दे रखा हो वो क्या है, गिवन मास। जिसकी भी वैल्यू ग्राम में है वो गिवन मास है, और जिसकी वैल्यू ग्राम पर मोल में है वो क्या है, मोलर मास। तो तुम्हारे पास हो गया पहला तो ये हिंट। अब कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि वो गिवन मास पूछ लेगा, तो बोलेगा थोड़ी कि ग्राम जो धीरज सर ने बताया था वो निकाल, ऐसा तो बोलेगा नहीं, तो लैंग्वेज अच्छी खासी बना करके देगा, तो अपने को पता होना चाहिए क्या चीज। इस कमरे में हम सभी लोग जिंदा हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन मौजूद है। मैंने क्या किया, मेरे मन में आया कि यार ये तो बड़े गंदे बच्चे हैं, इनको जीने का हक नहीं है, चलो सारी ऑक्सीजन कमरे की मैं ले लेता हूँ। तो ऐसी मेरे शक्ति है मेरे में कि मैं चाहूँ तो ऑक्सीजन ले सकता हूँ, तो मुझसे कोई पंगा मत लेना, मार डालूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन चलो मैंने मान लो कलेक्ट कर ली, इकट्ठा कर ली, और इकट्ठा करके, वैसे पॉलीथीन बंद है पर बहुत से लोगों के पास पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन लेकर के उसमें मैंने ऑक्सीजन को भर दिया। अब भर के मैंने उसको वेगिंग मशीन पे रख दिया। कई लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन भी है, ठीक है, तो वेगिंग मशीन पे रख दिया, और वेगिंग मशीन पे रीडिंग आ गई, और वो जो रीडिंग आई वो आई 64। तो ये वैल्यू जो मुझे मास बताइए, ओनली मास की, जो मैंने मेरे पास जो भी चीज थी उसका मास, उसका कह सकते हो भार कितना है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैंने लिया क्या था, ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस का मतलब मैंने O लिया था या फिर मैंने O2 लिया था, मैंने O2 लिया था। तो मुझे O2 जो कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मास पता होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। भाई मॉलिक्यूल बना होगा एटम से, तो मतलब अगर मैं एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, सारे एटम्स के मासेस को जोड़ दूं, तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 20 मतलब कैल्शियम, यहां तक के एटॉमिक मासेस याद करने हैं। देखो 11th क्लास में टीचर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो क्वेश्चन में तुम्हें मोलर मास दे या फिर ना दे, नहीं देते हैं टीचर, है ना। पर बोर्ड का रूल ये है कि अगर एटॉमिक नंबर 20 तक क्वेश्चन है, मान लो मैं तुम सुन रहा हूं कि कैल्शियम के प्लान के बारे में है, पर एटॉमिक नंबर 20 के अंदर आता है तो तुम्हें याद होना चाहिए। पर एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर किसी एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मास क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। तो कम से कम 20 तक तो तुम्हें याद करना ही है। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। याद रखना, ग्राम पर मोल का मतलब है एक एटम का नहीं है, एक मोल एटम का है, एक मोल एटम का है। तो एक मोल एटम का ऑक्सीजन का हो गया 16, 2 की वजह से कितना हो गया 32। यूनिट क्या लगाओगे, ग्राम पर मोल, तो 32 ग्राम पर मोल मेरे पास में O2 का मोलर मास है। डिवाइड करके कितना आंसर आया भाई, आंसर आया 2। तो अब इसको मैं कह सकता हूं, इस कमरे में जो 64 ग्राम ऑक्सीजन थी, अब मैं उसको भाषा अपनी बदल के कहूंगा, देयर इज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन दिस रूम। इस कमरे में 2 मोल ऑक्सीजन के गैस के प्रेजेंट है। तुम अंदाजा लगा लोगे, हाँ भाई 2 मोल का मतलब कितना ग्राम रहा होगा, 64 ग्राम रहा होगा। पर क्वेश्चन तो मेरा शुरू यहां से हुआ था कि डस्टर में कार्बन के कितने एटम है। सर यहां से तो ये पता चल रहा है कि कितना ग्राम है। अगर नंबर आपको पता करना है तो एक महान साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने बड़ी मेहनत से पता लगाया कि एक मोल के अंदर 6.022 into 10 raised to the power, बिल्कुल ये मैं यहां पार्टिकल लिख रहा हूं क्योंकि पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो अगर मैंने यहां निकाल लिया 2 मोल्स, तो 2 मोल्स O2 का मतलब कितने O2, इस 2 को मैं इससे क्या कर दूंगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड सबसे आसान मेथड है, कॉमन मेथड है। अब पता नहीं तुम्हें आता है या नहीं कि भाई अगर एक काम को करने में 2 लोग 2 दिन लगाते हैं तो 4 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे,
आधे से निकल देंगे ना, ठीक है। तो या फिर एक सेब का वजन अगर 100 ग्राम है तो टोटल 10 सेब का वजन कितना ग्राम हो गया, कितना हो गया 1000 या 1 किलोग्राम हो गया। या क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं कि अगर एक सेब का वजन 100 ग्राम है तो बताओ 1000 ग्राम में कितने सेब हो गए, 10। तो तुम यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स मान लिए मैंने x। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर को इस साइन से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे करके हम लोग चाहें उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं या जिसका भी चाहे नंबर ऑफ मास या मोल्स जो है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बस उसके लिए तुम्हें ये काम करना है एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक मोलर मास तुम लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन जो आया हुआ है उसकी बात सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन जो कंपटीशन में बहुत बार आया है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। रफ कॉपी तुम्हारे पास में है, क्वेश्चन करके बताओ व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है। ऑप्शन में देता हूं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए 12 ग्राम, ऑप्शन बी 12 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम। ऑप्शन सी है आपका 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम अपॉन 12, और ऑप्शन डी है 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ग्राम। एक कार्बन एटम का मास इन चारों में से कौन सा होगा, कोशिश करो और फिर जवाब दो। बी और किसी का, तो वही कई बच्चों का बी आ रहा है, बाकी और कोई यही बी। तो एक बच्चा कह रहा है कि थर्ड है। अच्छा, एक मोल कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। पर मोल का मतलब है ना कि एक मोल का, एक मोल का मतलब कितने कार्बन के एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन के एटम्स का मास है 12 ग्राम। इतने बहुत सारे हो गए, करोड़ से ऊपर हो गया। तो इतने सारे मिलके सिर्फ 12 ग्राम बना रहे हैं, तो एक कार्बन का इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा बताओ। एक कार्बन का मास इस वैल्यू से ज्यादा आएगा कि कम आएगा 12 ग्राम से। क्या पूछ रहा हूं मैं, इतने मान लो 1 करोड़ है, मान लो 1 करोड़ कार्बन मिल करके उनका वजन है 12 ग्राम। तो एक कार्बन का 12 ग्राम से ज्यादा है कम आएगा, कम आएगा ना, बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो इनमें से पहली चीज वो कौन सी वैल्यू है जो इस आंसर को सेटिस्फाई कर सकती है, इकलौती सी। तो मतलब कंपटीशन ऐसा ही होता है, क्वेश्चन को कभी कभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सी भी तुम्हारा गलत है, सी आंसर तुम्हारा गलत है। क्यों? क्योंकि चलो तुमने इसको काट दिया, इसको 6 मान लो, इसको 12 मान लो एक बार, तो ये 1/2 हो गया। पर 1/2 इंटू 10 की पावर अभी भी क्या है 23, अभी भी आंसर तुम्हारा करोड़ में ही आ रहा है, समझ लो। आंसर डी है। इतने कार्बन एटम मिलके 12 ग्राम बना रहे हैं, एक कार्बन का मास कितना होगा। अच्छा, x कैसे निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x जाकर के मल्टीप्लाई हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, और 12 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हुआ 1 से। x की वैल्यू क्या आ रही है 12 इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर
यहाँ इन दोनों आंसर्स में ही तुम्हारा आंसर बैठना चाहिए था, पर यहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव में आ रही है, यहाँ करोगे तो वो नेगेटिव में आएगी। बस में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था बहुत सिंपल था कि एक कार्बन एटम का मास बताओ। अब कई जो जय माता की वाला जो लगाते ना, जय माता की, जय माता की, जय पापा की, जय दादी की, वो 12 ग्राम लगा के आते हैं। अरे 12 ग्राम, ये तो याद किया बचपन से, कार्बन का मास 12 ग्राम, पर वो 12 ग्राम एक कार्बन का नहीं है, वो 1 मोल कार्बन का है। ठीक है भाई, कोई बना रहा हो तो बना लो, ना फिर आगे चलो। ऐसे निकला बहुत आसान से कि 1 मोल 12 ग्राम, 1 मोल का मतलब लिख दिया बस में। अपन ये क्वेश्चन किया था ना। हाँ बिल्कुल, याद नहीं आता। याद कैसे आएगा? अरे वो वहाँ मैंने पढ़ाया था, तुमने नहीं पढ़ा। वो भव्य कॉपी लेके गया। वाह, भव्य कॉपी लेके, भव्य तो ससुराल वाला लगता है, हैं? ससुराल पक्ष का है। ठीक है भाई। अब देखो मोल तो समझ लिया, इसको वैसे तो अपन 10 दिन तक पढ़े तब भी कम पड़ेगा, पर 11th क्लास में था और जितना जरूरी है 12th में हम लोग इसको उतना ही दे रहे हैं। अब मान लो कि तुम लोग मेरे घर पर आए, होली दिवाली पर आके, मान लो मैं चाहता नहीं था पर फिर भी तुम लोग आ गए। अब भैया मैं चाहता हूँ कि यार 10-12 लोगों को चाय कौन पिलाएगा, और तुमने बोल जैसा चाय पिलाओ। अब मुझे चाय पिलानी पड़ी, चाय पी करके मैंने पूछ लिया भाई कैसी थी, तो एक बच्चे ने कहा कि सर बहुत ज्यादा मीठी थी, एक ने कहा नहीं सर मीठी थी, एक ने कहा सर फीकी थी। समझ लो? तो अब जिद जो है बहस वो छिड़ जाएगी, जंग छिड़ जाएगी एक तरीके से। ऐसे कैसे कह दिया भाई मेरे चाय फीकी थी, ज्यादा मीठी थी। तो हर एक के अकॉर्डिंग चीनी, शुगर का अमाउंट बताने का तरीका अलग अलग हुआ, तो अपन किसका भरोसा करेंगे भाई? वैसे तो तुम जिसके घर में पी रहे हो उसी का करोगे, कोई तो पिला रहा है, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करते ना, तो वैसे तो उसकी मानेंगे। पर मान लो मेरे जैसा भला आदमी कहता है कि नहीं तुम बताओ चलो, तो अब किसकी बात का यकीन किया जाएगा? ऐसा कौन है जो कि एग्जैक्ट एकदम सही अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन बता सकता है शुगर? पता है कौन है वो? केमिस्ट्री। वो क्या है? केमिस्ट्री। यहां जो मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया चाय का, उसमें शुगर सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है? सॉल्यूट है भाई। अगर जिसको चाय बनानी नहीं आती तो देखो मैं यहाँ वीडियो में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कैसे बनाते हैं YouTube पर जाओ तुम्हें मिल जाएगी। सबसे बढ़िया है अपनी मम्मी से बात करो, जिस दिन तुम चाय बनाना सीख जाओगे उस दिन तुम अपने लिए, पापा मम्मी के लिए और कॉलोनी के लिए तुम ही बनाओगे। तो भाई मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं, मैं तो समझाने जा रहा हूं कि चीनी कितनी है। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा चीनी कितनी है, जिसको आप किस हेडिंग में समझेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। कभी बताना हो कि चाय में चीनी कम है ज्यादा, कोई कभी ये तो नहीं बोलता कि चाय में पानी कम है ज्यादा। सुना है कभी? नहीं ना, कभी नहीं सुना। या फिर मानो तुम नींबू पानी बना रहे हो, उसमें तुम कहोगे लेमन जूस कम ज्यादा, तुम कहोगे चीनी कम ज्यादा, नमक कम ज्यादा, कभी कहोगे पानी कम ज्यादा। नहीं, तो सॉल्वेंट के टर्म्स में कभी जिद छिड़ी, कभी बहस छिड़ी नहीं। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब है किसके बारे में ध्यान देना? सॉल्यूट के बारे में। सॉल्वेंट के बारे में चर्चा भी हमें नहीं करनी है, बात समझ लो? तो कंसंट्रेशन बोला तो जरूर सॉल्यूट के बारे में बात हो रही होगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट बताना, किसका? इनडायरेक्टली हमें सबको पता है किसका अमाउंट बताना? सॉल्यूट का अमाउंट बताना। ठीक है। कंसंट्रेशन बहुत अलग अलग तरीकों से समझाई जा सकती है, जिसमें सबसे पहला तरीका जो हम लोग करने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। इसको कुछ विद्वान लोग परसेंट बाय मास भी कहते हैं।
मतलब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना और पैसिव को एक्टिव बना देना, या फिर कई से वेट बाय वेट परसेंटेज नाम भी देते हैं। ठीक है, परसेंटेज अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स, तो हो सकता है तुम में से कुछ ना बताओ। ठीक है, कुछ बताने की पोजीशन में हो तो वो कहेंगे, वो बताएंगे नहीं एग्जैक्ट कितने हैं, वो कहेंगे कि सर नीचे टोटल मार्क्स डाल दो, ऊपर हमारे मार्क्स डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इतनी है हमारी परसेंटेज। अरे ठीक है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला हम सभी को पता है। परसेंटेज तुम किसकी निकाल रहे हो? सॉल्यूट। ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, पर हमें पता है कि सॉल्यूट की निकालनी है। तो इसका मतलब ऊपर मुझे क्या रखना है, क्योंकि मैं मास की बात कर रहा हूं तो मैं रखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? V से। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट एक ग्राम वाला है कि ग्राम पर मोल वाला है? वो तो पता है, वो देख, तुम बताओ, तुमने जहां चीनी को माना तो तुम कभी कहते हो कि सर मैंने 50 ग्राम पर मोल चीनी डाली? क्या कहते हो? 50 ग्राम चीनी डाली, तो ये गिवन मास वाला है मास। ठीक है, अगर मोलर मास होगा ना तो वो उसको कभी मास नहीं लिखेगा, वो मोलर मास ही लिखेगा। इसको लिखना होगा तो इसको या तो वो लिखेगा मास या लिखेगा अमाउंट। क्या लिखेगा? अमाउंट। तो मास ऑफ बी मैंने ऊपर रखा, नीचे टोटल। टोटल किसका मास रखना है? सॉल्यूशन का। भाई तुम कह रहे हो कि इस एक कप चाय, अब चाय सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब नीचे में टोटल मास जो रखूंगा वो किसका रखूंगा? सॉल्यूशन का रखूंगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा। तो अच्छा ये बात है। तो अब भाई समझाओ जरा कि मैंने 100 ग्राम चाय ली, मैंने, अब चाय जैसा तुमने बताया कि सर क्या है? सॉल्यूशन। अब मैं पूछूंगा सीधी सीधी भाभी जी से कि हाँ भाभी जी कितना ग्राम चाय तुमने जो डाली चीनी? भाभी ने कहा मैंने डाली 50 ग्राम। तो भाई कितना आंसर आएगा? इसको लिखोगे कैसे? 50% बाय मास। 50% बाय मास। अब मान लो भाभी जी केमिस्ट्री की टीचर है और तुम ज्यादा वो करने लगे पंचायती कि हाँ भाभी जी कितना ग्राम डाली, तो बोला सुन बे, हाँ भाभी जी 50% बाय मास है जी, जो तुम क्वेश्चन पूछे जा रहा है 50% बाय मास है। अब तू बता राजा कितना ग्राम डाली? ओहो, राजा फंस गया? नहीं फंसा। राजा क्या करेगा? सुनो, राजा लेटर सपोज कर लेगा। अब कईयों की आदत होती है 100 ग्राम चाय पीने की, कई 500 ग्राम भी पी जाते हैं एक ही दिन में। हमारे गणित के हैं टीचर हैं जो कहते हैं ये सामने मटका रखा है, बोला हाँ पानी का नहीं, बोला काय का? चाय का, इसको सुबह शाम चाय से भर दिया करो। ठीक है, तो तुम मान लो कि सर मैं मान लो 100 ग्राम चाय पीता, मान लो 100 ग्राम तुमने चाय पी, तो क्या पता लग गया तुम्हें? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वो तुमने मान लिया। तुम एक किलोग्राम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी पर है। तो मान लो कि 100 ग्राम चाय पी, तो भाभी जी कह रही है कि 50% बाय मास है, तो मुझे तो भाभी जी ने बता दिया परसेंटेज कितना है। तो क्या मैं इस लायक में नहीं हूं कि मैं ये वैल्यू निकाल सकूं? है, निकाल लेंगे। क्या आंसर आएगा? 50 ग्राम ही आएगा। सीधी सी बात है यार, 100 का कह रहे हैं 50%, मतलब 50 ही होगा। अगर मान लो 1000 ग्राम मानते तो आंसर क्या आता? 100 आता, 500 नहीं आता, 500 आता ना, 500 आता। बात समझ लो। तो क्वेश्चन में कान या तो सीधा पकड़ लेगा या फिर घुमा के पकड़ लेगा। बात यही है, कान पकड़ना है और ऐसे या तो सीधा या फिर घुमा करके पकड़ना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखो, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन लिखो, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया should be dissolved in 34 gram, in 34 gram of 10% by mass solution.
what amount of ammonia should be dissolved in 34 gram of 10% by mass solution? बताओ। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करो तो पैटर्न फॉलो करो। सबसे पहले देखो गिवन, ठीक है। भले टीचर को तो सब पता ही है, तुम्हें भी पता है, पर उसको लिख करके बताना बहुत जरूरी है। इन सबके मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले गिवन लिख डालो। हाँ भाई, गिवन मतलब क्या क्या देगा? पहली चीज क्या देगा? मास ऑफ सॉल्यूट देगा है कि सॉल्यूशन दिया है? सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने बताया नहीं किसको किससे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले मैं बता देता हूं। W का मतलब गिवन मास हो गया, तो WA क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। WB क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल M का मतलब अभी के लिए है मोलर मास, तो MA क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। MB क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मासेस को जोड़ दूं तो किसका मास आ जाएगा? तो ये हो गया W सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद मोल्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं N से। अगर Na है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो Nb क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं इन दोनों के मोल्स को जोड़ दूं तो किसके मोल्स आ जाएंगे? सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। चलो, तो अब मुझे, मैंने देखो क्या देखा? W सॉल्यूशन मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम? 30 ग्राम। दूसरी चीज और क्या दे रखी मेरे को? उसका परसेंट बाय मास, ठीक है, 10% बाय मास। अब टू फाइंड क्या पता करना है तुमको? अमोनिया। अमोनिया सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। उसका क्या पता करना है? अमाउंट का मतलब गिवन मास, मास ऑफ बी, जिसको तुम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? WB, जो तुम्हें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क। फिर अभी कहानी खत्म नहीं है, अब तुम लिखोगे फॉर्मूला यूज्ड। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? यही, ये तुम लिख दोगे। पर ध्यान से सुनना, अब जो आगे मैं कह रहा हूं, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बस ये लिख करके समझ लेते हैं, अब अपने लिखने का काम हो गया। नहीं, तुम्हें निकालना परसेंटेज ऑफ मास है कि मास ऑफ बी? मास ऑफ बी। तो मास ऑफ बी को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। नहीं समझे? सॉल्व नहीं, फॉर्मूला जो तुम लिख रहे हो ना, फॉर्मूला यूज्ड, उसमें तुमने इस फॉर्मूला से शुरुआत की, पर ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला नहीं है। फाइनल फॉर्मूला कैसे बनेगा? WB इक्वल पे क्या आएगा? परसेंट जो भी है तुम्हारा, मल्टीप्लाई में मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको मैं W सॉल्यूशन लिख रहा हूं। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा 100। समझे? इसका मार्क्स भी है, इसके मार्क्स भी हैं। अब आगे क्या है? जो तुम्हारी वैल्यूज हैं, क्या उनकी यूनिट सही है? इस चीज के मार्क्स हैं। मान लो ये मास केजी में होता, तो वैसे हम सबको पता है कि मास की ऐसा यूनिट ग्राम ही है, पर इस चैप्टर में तुम्हें ग्राम नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि सर मोलर मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मोल नहीं है, ग्राम पर मोल है। तो ये तुम्हारी वैल्यू ग्राम में ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यहां गिवन में ही उसे सॉल्व कर देना। मान लो 34 kg होती है, तो 34 × 10 की पावर 3 ग्राम, तो वो सारी वैल्यूज पुट करो। पुट करने यहां तक के मान लो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है ना, तो तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो बिना सॉल्व किए। और ये सबको पता होगा कि हाँ ये सब तो दे ही रखा है, और कुछ नहीं तो हमारी आंख जो 90 डिग्री पर देखती है, एग्जाम में 180 डिग्री भी देखती है ना, बगल वाले का, पीछे वाले का, कभी कभी, ठीक है। तो ये तो पता लग जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ये करो, अब इसमें वैल्यूज को पुट करो, अपना आंसर का।
3.4 यूनिट। बिना यूनिट के आंसर मार्क्स कटेंगे ज़्यादा, परसेंटेज थोड़ी निकालेंगे, ग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.4 ग्राम। और जितने भी सीबीएसई वाले हैं वो सुन लें, लास्ट में तुम इस आंसर को लैंग्वेज में लिखोगे। बिल्कुल इस आंसर को सीबीएसई वालों को लैंग्वेज में लिखना है, आरबीएसई वाले चाहे तो यहीं तक अपना आंसर बनाओ। यस, लैंग्वेज के मार्क्स हो ना हो पर लैंग्वेज का इंप्रेशन जरूर होता है। जैसे जब तुम किसी टीचर से पूछते हो सर मे आई गो टू वॉशरूम, तो बोलता है यस, तो बात यहाँ खत्म नहीं होती, टीचर चाहता है कि साला आगे थैंक यू भी बोले, थैंक यू सर, बहुत जोर से लगी थी। ठीक है, तो पर ऐसा होता नहीं है ना, तो इंप्रेशन जो है उसके भी मार्क्स हैं सीबीएसई में। तो ये था अपना पहला मास परसेंटेज, या जिससे आप परसेंट बाय मास या वेट बाय वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी लैंग्वेज जो है वो हमें बनानी पड़ती है, कभी कभी सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में सिर्फ वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी होगी, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, मान लो तुम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में गए और वहां जाकर के तुम लोगों को पता नहीं क्या सूझा, तुमने सोचा ये हमारे स्कूल वाले तो फर्जी माल रखते होंगे, चलो आज चेक किया जाए, आज खेली जाए होली। तो तुम्हारे हाथ में जो आया वो तुमने उठा उठा के एक दूसरे के मुंह पे दे मारा। ठीक है, तो एक बोतल एक बच्चे ने उठाई, उस बोतल पर लिखा हुआ था 69% बायोमास HNO3 सॉल्यूशन। तो बोतल पूरी की पूरी फेंक रहा था वो बच्चा, पर जाने क्या हुआ, उसके अंदर ऐसा कीड़ा जाएगा कि पढ़ तो लूं क्या लिखा है ना भाई। कोई वेस्ट चीज हो तो उसको तो फेंकने का मतलब ही नहीं, स्कूल का नुकसान होगा नहीं, कोई यूजफुल चीज हो तो फेंको। तो फिर उसने पढ़ा 69% बायोमास HNO3 सॉल्यूशन। अब उसको कीड़ा खा रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले टीचर से पूछ के आता हूं फिर फेंकूंगा। ठीक है, टीचर के पास गया, सर 69% बायोमास HNO3 सॉल्यूशन का मतलब समझा दो मेरे को जल्दी से, वरना वो चला जाएगा, पहुंच जाएगा अपनी जगह से, लड़का खड़ा है। अच्छा बताता हूं, 69% बायोमास HNO3 सॉल्यूशन। सबसे पहले तुम ये इस लाइन को इलैबोरेट ऐसे करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये पता लगाओ, बताओ क्या लगता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। क्या यहाँ तुम्हें कोई दूसरी चीज दे रखी है, एक ही दे रखी है, ये नहीं पता कि क्या है, तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है, क्या हो सकता है HNO3। जैसा मैंने तुम्हें बताया, कभी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के टर्म्स में नहीं होगा, सॉल्यूट। तो सर HNO3 यहां जरूर सॉल्यूट है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सर सॉल्वेंट नहीं पता लग रहा, और मैंने क्या बताया, जब सॉल्वेंट नहीं पता तो क्या मान लो, वाटर, तो वो क्या हो गया A। अब ये मान लो सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम लिया जाता है। मास का मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसका 69% क्या है, सॉल्यूशन का 69% क्या है, क्या है 69%, HNO3 क्या है, सॉल्यूट है। तो सर इसका मतलब 69 ग्राम उसमें क्या है, HNO3 है। बाकी कितना बचा, 31 ग्राम उसमें क्या है सर, वाटर। ग्राम किसकी यूनिट बताई मैंने, गिवन मास। तो एक्चुअल में ये 69 ग्राम तुम्हें क्या पता लग गया, ये है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये तुम्हें क्या पता लग गया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम्हें क्लियर हो गया यार, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब तो ये तो खतरनाक है, अब तो फेंकना ही पड़ेगा। तो भाई तुम्हें WB पता लग गया, तुम्हें WA पता लग गया, और W सॉल्यूशन तुमने मान लिया। तीन चीजें इस छोटे से शब्द में दे रखी थी, और मैं तुमसे कहूं कि 3 की जगह 5 चीजें इस छोटे से शब्द में है। पता क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास सॉल्यूट का WB तुमने पता लग गया, HNO3 का मोलर मास निकाल सकते हो, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16, जोड़ दो
पर मोल आ जाएगा। W भी तुमने 69 रखा, तो यहां तुम मोल्स भी पता लगा सकते हो, जो कि इसमें ही दे रखा है सब कुछ। और ऐसे ही पानी के लिए भी तुम लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 31 अपॉन मोलर मास इसका 80। तो एक छोटे से शब्द में तुम्हें 5 जो है हिडन चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस पर बहुत टफ नहीं आता। टफ क्यों लग जाता है कि सर ना तो गिवन मास है इस पे, ना नंबर ऑफ मोल्स है, कुछ नहीं है। अब अगर तुम्हें ये पता है तो तुम कोई भी क्वेश्चन अगली क्लास में जो ओपन करेंगे वो बड़ी आसानी से हंसते हंसते सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, पर उसके लिए इसका क्लियर होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे।